अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास हमने पिछले क्लास में अपने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स पढ़े थे कि एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस और इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए उसमें एक कंपोनेंट था डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है ये हमें अच्छे से समझना था कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं और कैपिटल लॉस जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि हमें नहीं पता होता है लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी की पूरी लॉस हो जाती है, वो होता है कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों सेपरेट टर्म्स हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि हमें डेप्रिसिएशन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन होने के मेन दो वो थे रीजंस थे। एक रीज़न था क्या कि डेप्रिसिएशन होने के लिए जो है नॉर्मल वियर एंड टीयर होना चाहिए और पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ जैसे चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, ये तरह के फीचर्स थे, ठीक है। आज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कन्वर्जन के बेसिक कंपोनेंट्स, क्योंकि अब हमें नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ना है। तो उस न्यूमेरिकल में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कन्वर्जन टूल्स जानने होते हैं। उन कन्वर्जन टूल्स को जानने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है कन्वर्जन का, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, जो कि अभी रिसेंटली हम लोग ने पढ़ा भी कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस नॉट कैपिटल लॉस्ट इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये है डेप्रिसिएशन। कन्वर्जन में सबसे पहला नंबर टूल है डेप्रिसिएशन। अभी इस टूल को कैसे यूज़ करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसका मेथड न्यूमेरिकली मेथड में कैसे यूज़ करना है, इसका अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले कि बस अभी इसका ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन टूल में होता है, सेकेंड टूल है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें समझे थे ना कि नेशनल इनकम क्या होता है। जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न होती थी बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अगर वो कंट्री के अंदर रह रहे हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी रह रहे हैं, उन्होंने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है वो, और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, कहीं पे भी रह रहे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल था कि विराट कोहली कहीं कंट्री के बाहर रह रहा था और उसने क्या किया था, कुछ फैक्टर इनकम अर्न की थी, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मान लो जैसे ये विराट कोहली है और ये कोई पर्सन है, ये SBI है, कोई बैंक हो सकता है या कोई भी कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, है ना, कोई हो गया राम हो गया, कोई हो गया श्याम हो गया, कोई यहाँ पे कंट्री के अंदर जो SBI हो गई, इनकी जो इनकम होगी फैक्टर इनकम होगी, और विराट कोहली की इनकम, गोपाल की इनकम, SBI की इनकम, जो कि किसी कंट्री के दूसरे पार्ट में रह रहे होंगे, इनकी जो इनकम होगी, इन सब के इनकम को हम बोलते थे कि ये इनके इनकम का टोटल ही क्या कहलाता था, नेशनल इनकम कहलाता था, है ना। तो अगर हम ये जो कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर के लोग हैं उनको हटा दे मतलब कि उनकी इनकम तो है ही हमारे यहाँ की इनकम, ठीक है। उनके इनकम को छोड़ के अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ये विराट कोहली हुआ, ये गोपाल हुआ, यहाँ पे SBI हुआ या कोई और पर्सन हुआ, ये जो इनकम लेके आ रहे हैं हमारे कंट्री में, तो ये कैसी इनकम हुई, इस इनकम को हम बोलते हैं कि इनकम फैक्टर इनकम है, क्योंकि हमें हमेशा फैक्टर इनकम लेना है। तो क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड। इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होंगे कि फॉरेन कंट्री से यानी कि विदेश से जो भी हमारे रेसिडेंट्स थे उनकी जो भी फैक्टर इनकम हमारे कंट्री में आ रही है, यानी फैक्टर इनकम आ रही है अब्रॉड से। समझ में आया? रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आ रही है, आती हुई इनकम फैक्टर्स इनकम, ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद जैसे हमारे कंट्री के अंदर कुछ नॉन रेसिडेंट भी थे और कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी, जैसे कि कौन कौन सी थी? मैकडोनल्ड्स थी, KFC थी, मेसी था, मान लो कोई पर्सन था, ये हमारे कंट्री के अंदर जो है इनकम अर्न करके गया। इनकम अर्न करके, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो अपने रेसिडेंट कंट्री में होगा, तो उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वो इनकम अपनी उसी कंट्री में लेके जाएंगे। तो वो जिस इनकम को हमारी टेरिटरी के अंदर से जिस इनकम को, अपने फैक्टर इनकम को अपने कंट्री में लेके जाने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उस टाइप के इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड क्यों? क्योंकि वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब्रॉड को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इनकम हमारे रेसिडेंट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है, वो इनकम हम अपनी कंट्री में फ्रॉम अब्रॉड लेके आते हैं, और जो इनकम हमारे कंट्री में अदर रेसिडेंट्स की होती है वो अपने कंट्री में लेके जाते हैं, तो वो टू अब्रॉड लेके चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बताई गई थी पहले भी कि कहीं भी नेट लिखा हुआ मिलेगा, NET नेट, नेट कहीं भी लिखा हुआ अगर आपको मिलेगा तो नेट का मतलब होता है, हमेशा याद रखना कि ये नेट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, नेट मीन्स क्या हम मानेंगे कि नेट का मतलब बोल रहा है कि ये किसी चीज का डिफरेंस करने की बात कर रहा है। तो ये है, होता है क्या, NFIA it refers to the difference between the factor income received from the rest of the world। मतलब जो फैक्टर इनकम हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे कंट्री से जो भी फैक्टर इनकम पे हुआ, यानी कि जो नॉन रेसिडेंट्स का था वो अपने कंट्री लेके गए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस कर देंगे जब नेट फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड को या टू अब्रॉड को, तो निकल जाएगा क्या हमारा NFIA। क्या निकलेगा? NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगा? जब हम फीफा बोल सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए। फीफा कैसे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर देंगे उसमें से फीटा। फीटा कैसे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, तो मिलेगा हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट क्योंकि लिखा हुआ है इसमें, मतलब कि ये डिफरेंस करके आंसर आया है नेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस वीडियो को दोबारा से देखना और ध्यान से सुनना। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। NFIA के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। NFIA के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और मेन 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। फर्स्ट कंपोनेंट है नेट, और पहले बात यहाँ पे फिर से नेट लिखा हुआ मिल रहा है। नेट लिखा मिल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस करके मिल रहा है। ठीक है, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है कि जो भी हमारे रेसिडेंट वर्कर्स होते हैं, जो रह रहे होते हैं अब्रॉड के अंदर फॉर लेस देन 1 ईयर, क्योंकि उनका लेस देन 1 ईयर इसलिए लिखा है तभी वो रेसिडेंट कहला रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री इंडिया के अंदर ही लाई कर रहा है, तो उनके जो इनकम है वो, और जो यहाँ पे जो विद इन द कंट्री नॉन रेसिडेंट रह रहे हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट हैं तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी कंट्री में लाई करेगा जो हम पे कर रहे हैं। तो
तो इनकम जो रिसीव्ड हो रही है और इनकम जो पे हो रही है इन रेसिडेंट्स की, वर्कर्स की, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय को जो पैसा मिलता है उनके काम करने के बदले में, वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो भी उनको अर्निंग मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भी नेट है तो डिफरेंस है। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जो इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर से मिलती है, प्रॉपर्टी से जैसे कि रेंट मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर का डिविडेंड होता है। तो ये जो इनकम होती है जो हमारे रेसिडेंट रिसीव करते हैं कंट्री के और जो हम पे करते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, हम नॉन रेसिडेंट को जो पे करते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड कंपोनेंट होता है एनएफआईए का नेट रिटेन्ड अर्निंग। पहला कंपोनेंट है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, सेकेंड कंपोनेंट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड थर्ड कंपोनेंट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। नेट रिटेन अर्निंग, नेट है इसमें लिखा यानी इसमें भी डिफरेंस है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग वो अर्निंग होती है जो प्रॉफिट का ही बचाया हुआ हिस्सा होता है। मतलब जब प्रॉफिट में से हम कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, प्रॉफिट में से हम जब कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड दे देते हैं उसके बाद प्रॉफिट का जो हिस्सा रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, वो होता है क्या, रिटेन अर्निंग। तो ये भी क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड। अब्रॉड में जो हमारी रेसिडेंट कंपनीज हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो मेरी रेसिडेंट कंपनी है उसकी प्रॉफिट, और जो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नॉन रेसिडेंट कंपनी है उनकी प्रॉफिट जो हम पे करेंगे यहाँ से, यानी कि वहाँ से जो लेंगे, रिसीव करेंगे प्रॉफिट, और यहाँ से जो पे करेंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है क्या, नेट रिटेन अर्निंग। ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो इसका वीडियो फिर से देखना दोबारा से, और क्या क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ के समझने की कोशिश करना। फिर भी ना समझ में आए तो हमसे पूछना फिर से। ठीक है। नाउ थर्ड टूल, तीसरा इंपॉर्टेंट टूल होता है कन्वर्जन में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, है ना। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे हम सामान लेते हैं, जो मार्केट में जिस प्राइस पे सामान बिकता है। और फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि सामान बनाने में जो लागत लगी रहती है ना। किसी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको बनाने में जो हमारा लागत लगी बनाने में, उसके अंदर अभी प्रॉफिट नहीं जोड़ा गया, लेकिन मार्केट प्राइस में हम और भी चीज़ें जोड़ देते हैं, और भी चीज़ें जैसे कि प्रॉफिट भी जुड़ जाता है, और कभी कभी टैक्स वैक्स है, ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ठीक है। इसको देखने के लिए इसमें दो चीज़ होती हैं कि एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा होता है सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी हो गया और सेल्स टैक्स हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जब लग जाता है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं तो किसी भी कमोडिटी का मार्केट प्राइस हमेशा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मार्केट प्राइस क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो लागत वाली कॉस्ट थी उसके ऊपर क्या हुआ होगा, टैक्स भी लगा होगा, सेल्स टैक्स लगा होगा, एक्साइज ड्यूटी लगा होगा, जीएसटी लगा होगा, ये सारी चीज़ें लगी होंगी। ये होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको अगर ऐसे समझना है कि क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होता है जो होता तो किसी और के सर पे है लेकिन उसको पे कोई और करता है। मतलब लायबिलिटी किसी और की होती है और बर्डन टू पे किसी और के ऊपर होता है। ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी क्या होता है इसके बारे में हम और भी अच्छे से डिटेल में अपने अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस ये समझ लो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मार्केट प्राइस की कॉमोडिटी मार्केट प्राइस बढ़ा देता है कॉमोडिटी की, ठीक है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी हमें क्या करती है, हेल्प करती है या कुछ जो है ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करती है, अपने तरफ से मदद करती है कि चलो तुम जो है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लो, उसके बदले में हम पैसे दे देंगे, सरकार पैसे दे देगी अगर बहुत महंगा है सामान तो, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को ऐसे ऐसे प्रोविजंस देती है। तो इट इज़ अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस जो है वो कम होता है, प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। आज के लिए अभी इस पीरियड के लिए बस इतना काफ़ी है। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन टूल में कैसे हमें कन्वर्ट करना है। ये जो 3 हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कन्वर्जन टूल के, सबसे पहला हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेकेंड हमने पढ़ा था कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और थर्ड हमने पढ़ा है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे कन्वर्जन टूल में, ये हम लोग अभी देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो उसको फिर से देखना, कई बार रिपीट करके देखो, बुक से भी इसको पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू क्लास।